ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जीपी पे बेस्ड है, सिग्मा का यूज हो रहा है ना। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और नोट डाउन करते करते इसको समझिए। ठीक है, ऐसा ही भौकाल बना हुआ है बस, है ना, देखने में आपको डर लगेगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कैलकुलेशन है, सो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आदमी को ब्लैंक नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन का डायमेंशन देखने के बाद पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, तो ऐसा नहीं है ना। बस पढ़िए, जो आपको आता है वो यूटिलाइज करिए। ठीक है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है ना। बस कैलकुलेशन बना रहा, मैंने पहले ही बोला ये टॉपिक पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है ना। जितना बढ़िया कैलकुलेशन करिएगा, ज्यादा आइडियाज नहीं है, नंबर ऑफ वेराइटीज प्रॉब्लम अपन कर लेंगे। नोटबुक को बढ़िया से बैलेंस कर लेना, देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व योर मॉड्यूल सीट, है ना। चलिए देखिए, आते हैं अपन, है ना। अच्छा, ये एक सीक्वेंस दे रखा, सबको पता है कि सीक्वेंस को करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो ये आपको टर्म देगा A1 A2 A3 A4, और ये सब जीपी के टर्म है। किसके? जीपी के। जीपी बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जीपी को जानता हूं कि जीपी क्या है। क्वेश्चन में एक और सीक्वेंस दिया, के की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप B1 B2 B3 B4, मतलब ये सारा चीज आपका जीपी का टर्म हो गया। मतलब हमारे पास दो जीपी चल रहा है और उनका कॉमन रेशियो गिवन है। मतलब फर्स्ट जो जीपी है उसकी कॉमन रेशियो R1 है, और जो सेकंड जीपी है बच्चों, उसका कॉमन रेशियो क्या है? R2 है। कोई बात नहीं, जीपी है तो कॉमन रेशियो तो होना ही चाहिए, तो कॉमन रेशियो R1 और R2। अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि गुरुदेव पहला टर्म क्या है, क्योंकि जब मैं एपी को पढ़ता हूं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जब जीपी को पढ़ता हूं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म A1 होगा, और क्वेश्चन में A1 की वैल्यू गिवन है 4। सेकंड जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म B1 है, B1, एंड दिस इज नथिंग बट 4, मतलब दोनों का 4 4 है। कोई बात नहीं, बोल रहा है जो कॉमन रेशियो R2 है वो R1 से बड़ा है। अच्छी बात है, अलग अलग कॉमन रेशियो है, इसीलिए अलग अलग जीपी भी होगा। अब यहां पे मामला दिया हुआ है कि सी के बराबर ए के प्लस बी के। तो ए के प्लस बी के मतलब पहला जीपी का टर्म और दूसरे वाले जीपी के टर्म को ऐड कर देंगे तो एक नया जीपी बन जाएगा, ठीक है। तो बोला ये जो सीके है उसमें सीके के लिए C2 की वैल्यू 5 है और C3 की वैल्यू 13/4 है। तो सीके में सिग्मा लगा के क्वेश्चन पूछा, कोई बात नहीं। मतलब मिला जुला करके जब तुमने क्वेश्चन को स्टडी किया तो तुम्हारा टारगेट और गोल फिक्स हो गया। मैथ में हमेशा टारगेट फिक्स करना पड़ता, कहां से स्टार्ट करें और कहां जाना है। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन सीके के ऊपर आ गया, मतलब सीके जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे C1 C2 सीधा कम इन C1 C2 C3 C4 ये सब चाहिए, ठीक है। अब मुझे सीके के लिए C1 चाहिए, तो मैं यहां क्या देख रहा हूं कि C1 का मतलब तो A1 प्लस B1 होगा। C1 का मतलब A1 प्लस B1। इसका मतलब मेरे को पता चल गया क्या, कि सीके का पहला टर्म क्या है? 8 होगा, A1 प्लस B1 दैट इज 8। क्लियर? अब सुन,
तेरे को ऐसा फील हो रहा है कि C2 की वैल्यू 5 है, मुझे इसका यूज करना चाहिए। आखिर दिया किस लिए? क्वेश्चन में जब ये दिया है, जब ये डाटा गिवन है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका यूज करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि C2 की वैल्यू 5 है। एकदम आराम से समझिए, लिखिएगा फास्ट, ठीक है। तो C2 बराबर 5। C2 का मतलब हो गया बाबू A2 प्लस B2 एंड दिस इज 5। C2 बराबर A2 प्लस B2 एंड दिस इज 5। अब A2 का मतलब क्या हो गया? जीपी का सेकेंड टर्म, फर्स्ट जीपी का सेकेंड टर्म। तो भाई फॉर्मूला पता है, A1 फर्स्ट टर्म R1। B2 का मतलब क्या हो गया? जीपी का दूसरा टर्म। तो जीपी का दूसरा टर्म का मतलब पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो, तो दैट इज B1 R2 एंड दिस इज 5। क्वेश्चन में यह भी बोला है कि A1 और B1 4 है, तो यहां भी 4, यहां भी 4, 4 कॉमन हो जाएगा, तो मस्त एक इक्वेशन आएगी R1 प्लस R2 बाई इक्वल टू 5/4, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में यह भी बोल रखा है कि C3 13/4 है, तो C3 को मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा A3 प्लस B3 एंड दिस इज 13/4। A3 का मतलब हो गया इस जीपी का थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म R1 स्क्वायर, और B3 का मतलब हो गया इस जीपी का थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म R स्क्वायर, R कॉमन रेशियो एंड दिस इज इक्वल टू 13/4। अगेन ये बात समझ में आ रही है कि A1 और B1 4 है, तो 4 यहां से कॉमन आएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/16, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब मस्त तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए, फर्स्ट और सेकेंड। दोनों को आपस में लड़ा दो, फाइट कराओ। दोनों इक्वेशन को फाइट कराते हैं, तो ऐसा करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को लेके चला, एंड दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस R1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 13/16। सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, एकदम आराम से कैलकुलेशन करना मस्त होके। तो R1 स्क्वायर, चूंकि जेई मेन का जो पैटर्न चल रहा है वो कैलकुलेशन के कारण ही बच्चे फ्लॉप मार रहे हैं, एक लाइन में समझ लेनी है बात। वो खिचड़ी पका रहा, ठीक है ना, खिचड़ी पका रहा, 2-3 टॉपिक मिला करके क्वेश्चन को लेंदी बना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए बस। R1 स्क्वायर दिस इज 25/16, R1 स्क्वायर माइनस 2R1, तो 5/2R1। देखिएगा कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा, है ना। R1 स्क्वायर कितना हो गया? 2R1 स्क्वायर हुआ, और माइनस में 5/2R1। 13 को इधर लेके आइए, तो 25 माइनस 13 कितना होगा? 12, तो प्लस 12/16 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 32R1 स्क्वायर, और माइनस में यहां 8 बचेगा, तो 40R1 और प्लस 12 इक्वल टू क्या? 0। अब मुझे लगता है कि ये एकदम मस्त वाला क्वाड्रेटिक है और 4 कॉमन भी है, तो 8R1 स्क्वायर माइनस 10R1 और प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 8 और 3 24, 8 और 3 24, 24, तो 6 और 4, तो 8R1 स्क्वायर माइनस 6R1 माइनस 4R1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4R1, क्या बचेगा? 2R1 और 2R1 माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? -3, तो क्या बचेगा? 2R1 और -1 इक्वल टू 0। सो R1 की दो वैल्यू आई, दैट इज 1/2 और R1 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अच्छा, R1 की वैल्यू जब 1/2 आएगी तो R2 भी आएगी,
तो R1 के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो R2 की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। आगे R1 को यहां पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो R2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि R2 बड़ा है किससे? R1 से। इसका मतलब ये वैल्यू सिलेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे R2 R1 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका ना अब। अरे बाबू क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। कैसे? देखो ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। क्या निकालना मुझे? सिग्मा सी के निकालना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा सी के और के की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटिव। भाई मेरे सीके का मतलब हो गया दो सीक्वेंस है, ए के प्लस बी के, एंड दिस इज के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। तो तेरे को पता है कि सिग्मा स्प्लिट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो आई कैन राइट सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के एंड के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एंड अगेन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। तो तेरे को पता चल रहा है कि ए के अपने आप में जीपी का सीक्वेंस है, आंसर इज यस। और सिग्मा बी के भी किसका सीक्वेंस है? जीपी का। क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि ए के और बी के दो जीपी हैं, ठीक है। तो जब तुम इस सिग्मा को ओपन करोगे तो यहां वैल्यू मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू इन्फिनिटिव। मतलब जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम हो गया, जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो ए बाई 1 माइनस आर, राइट। तो इसका ए का मतलब क्या हो गया? इसका ए का मतलब इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 और कॉमन रेशियो R1। ये भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम हो गया, B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटिव। तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम मतलब ए बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म B1 है और आर कॉमन रेशियो जो कि R2 है। आपके पास A1 की वैल्यू पता है, दैट इज 4, और R1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 1/2, तो दैट इज हाफ, प्लस B1 की वैल्यू आपको पता है 4 एंड 1 माइनस 3/4। क्लियर है? अब ये कितना आ जाएगा? ये 8 आया और ये कितना आ जाएगा? 16। तो 16 और 8 कितना हो गया? 24। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या है? कुछ है, बस भौकाल बना हुआ, ताकि बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाएं। तो आपको नहीं उलझना है, तो आप कैसे नहीं उलझिएगा? जब आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बार बार अगेन एंड अगेन सॉल्व करिएगा। तो मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई और तरीका नहीं है मैथ अच्छा करने का अदर देन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, है ना। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, है ना। लिखने में कोई टाइम टेकिंग नहीं करनी है मेरे सब्जेक्ट में। समझ में आ गया तुम्हें? क्वेश्चन टैकल कर लिया तुमने? दो जीपी चल रहा है, बस एक रिलेशन दिया हुआ।
ठीक है। अप टू एन टर्म्स है ना, जल्दी बनो। आ गया? क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए? थॉट क्या है? थॉट, व्हाट इज थॉट? हाँ जी बच्चा बोलो। हाँ मतलब एन टर्म निकालेंगे है ना, बहुत अच्छी। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, सुनना, देखो तो थोड़ा मैं, अब हम लोग अपने से थोड़ा बात करेंगे है ना, सुनना ना। ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो बताओ सबसे पहले क्या सोचोगी? क्या ये एपी है? इट इज अ सीरीज। तो मैं पहले अपने आप से बात करूंगा, सुनो बच्चे इधर। भाई तू एपी है तो इसको 2 बोला, इसको 6 बोला, इसको 12 बोला। 2, 6 और 12 एपी तो नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा कि भाई क्या तू जीपी है? तो 2, 6, 12 ये बोला मैं जीपी नहीं हूं। बोल रहा है ना ये, तुम इससे बात करो, दूसरे से बात करने से अच्छा है कि इससे बात करो, क्वेश्चन से बात करो। फिर तुम इसे पूछोगे क्या तुम एजीपी हो, तो ये बोलेगा कि नहीं मैं एजीपी नहीं हूं, एजीपी नहीं है। फिर तुम इसे बात करो कि भाई तू बनेगा कैसे, क्या तू मेथड ऑफ डिफरेंस पे है? तो सर अभी तक तो आप पढ़ाए नहीं है, अच्छी बात, देख लेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस पे होगा तो देख लेंगे क्वेश्चंस को कैसे। तो ये देखा 2 है, ये 6 है, ये 12 है, आगे 4 into 5 आएगा जो कि 20 होगा। तो यहां 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस पे है। सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, मैं समझा भी नहीं रहा, मैं बस बता रहा कि ये क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तेरे को यह सोचना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को सिग्मा से ऑपरेट करूं? सिग्मा से ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ बच्चों, यहां समझना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ना कि बच्चे यहां पे लिखे अप टू 100 टर्म्स। कितना टर्म्स छोटू? 100 टर्म्स। 100 टर्म्स की सम निकालनी है। तो 100 टर्म्स की सम निकालनी है ना, तो मैं पहले सम ऑफ एन टर्म निकालूंगा, और सम ऑफ एन टर्म आने के बाद मैं एन के जगह 100 पुट करूंगा। सुनो इधर, पहले सम ऑफ एन टर्म आने के बाद एन के जगह 100 पुट कर दूंगा। हाँ सर। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर सीरीज नहीं है। तब तब मेरे को पता है कि सम ऑफ एन टर्म का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड अप टू Tn।
तो मैंने क्या किया ना, इस पूरे सीरीज को सिग्मा में लिखा और सिग्मा टीएन बोल दिया, इस पूरे टर्म को सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया और एन की वैल्यू 1 से एन तक वेरी करा दी। लिख सकता हूं। तो ये किसी भी सीरीज का, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, किसी भी सीरीज में एन टर्म का सम निकालना हो और यदि ये समझ में नहीं आता कि वो सीरीज किस पे बेस्ड है, तो आप उस सीरीज का एनथ टर्म निकालो, उसमें सिग्मा लगा दो। कौन सा टर्म? एनथ टर्म, उसका निकालो। एनथ टर्म का मतलब जनरल टर्म, एनथ टर्म निकालो, उसमें सिग्मा ऑपरेट कर दो। तो मैं भी क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनथ टर्म निकालूंगा। कौन सा टर्म? एनथ। भाई एनथ टर्म निकालने के लिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसको ऑब्जॉर्ब करना पड़ता है। पहले को ऑब्जॉर्ब करिए, दूसरे को ऑब्जॉर्ब करिए, तीसरे को करिए, इससे आपको एनथ का आइडिया लगेगा। तो मैंने पहले टर्म को जब देखा तो इसमें 1 दिखा, दूसरे वाले में 2 दिखा, तीसरे में 3 दिखा, तो मैं समझ गया कि 10वें में 10 दिखेगा, तो एनथ में n दिखेगा। राइट? तो दिस इज n। इससे एक ज्यादा, 1 मोर देन 1, मोर देन 1, तो दिस इज n+1। राइट? और n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करा दी। नाउ अब इसको सॉल्व कर लिया। सिग्मा n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस n। सबको पता है कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू सारे बंदे को पता है, यहां देख लीजिएगा, लिमिट में बार बार लिखूंगा नहीं, समझ में आ रहा है कि यही चल रहा। ठीक है? तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला है? हाँ, n इंटू, हाँ, n+1, फिर 2n+1/6। इसका बोलो n इंटू n+1/2। हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ठीक है? कहोगे सर मैथमेटिक्स का दूसरा नाम आतंक है। ना ना ना, गलत लोगों के पास न्यूज है। मैथ का दूसरा नाम सिंप्लीफिकेशन है, आतंक नहीं है। कॉमन ले लो, कॉमन दिखेगा। तो यहां क्या दिखेगा बच्चा? 2n+1 और बाई 3 और +1, तो कितना आ जाएगा ये? n+1 और 2n+4, 2n+4, तो 2n+4 एंड डिवाइडेड बाई 2 और 3, 6। हो गया, क्लियर? अब क्या पूछा है? सम ऑफ 100 टर्म पूछा है, तो ये तो सम ऑफ n टर्म है, n के जगह 100 पुट कर दो। 100 इंटू 101 इंटू 204, सही है ना? और डिवाइडेड बाई 6। अब तुम मेरे को ये देख रहे हो कि गुरुजी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर बताएंगे, तो गलत सोच रहे हो। ठीक है? ये तुम्हारा आंसर हो गया। लॉजिक समझ में आया कि मैंने इस छोटे से क्वेश्चन छोटा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सोचना कैसे है दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, है ना? पूछने में शर्माना नहीं है, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है बच्चा?
और नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। एक क्लास और लूंगा, सीक्वेंस सीरीज फिनिश, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, रिसेंटली ये क्वेश्चन जेई ने पूछ रखा है ना, क्या पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स of the series फाइव प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट 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 इज ऑप्शन नंबर ए 3420, बी 3450, सी 3250, डी 3520। ठीक है, ठीक है, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस। पहले समझो, लिखना बंद करो बच्चों, पहले समझो मेरी फिलॉसफी, कैसे मैं क्या सोच रहा हूं नहीं सोच रहा हूं, जरा समझना। क्या तुम्हारे पास एक सीरीज दिया हुआ है? आंसर इज यस। कितने टर्म का सम निकालना है? 20 टर्म का। 20 पे मैं बाद में फोकस करूंगा, पहले एन पे फोकस करूंगा, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि क्या यह सीरीज एपी में है, तो आंसर इज नो। दिस इज इन जीपी, आंसर इज नो। कॉमन रेशियो नहीं है। क्या ये ए जीपी है? पॉसिबल ही नहीं। ए जीपी, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं इसका एनथ टर्म निकाल लूं फिर सिग्मा लगा दूं? तो एनथ टर्म की फिलॉसफी है पीछे वाले को देख के आगे वाला पता हो जाना चाहिए। पीछे वाले को देख के आगे वाला पता हो जाना चाहिए। तो पीछे वाले को देख करके इसके बाद क्या होगा यह पता नहीं चल रहा आसानी से। तो फिर मैंने अपने आप से बात किया कि क्या मैं इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ डिफरेंस पे चेक कर लूं। तो देख लेते हैं। सर ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है? पहले आप सीरीज को लिखिए, एस, एंड दैट इज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 एंड डॉट डॉट डॉट। नाम ही है डिफरेंस। जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 6 आएगा। डिफरेंस का मतलब बाबू इधर आगे वाला माइनस पीछे वाला। इसका डिफरेंस निकालो, 8 आएगा। मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं छोटू? डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालो, 10 आया। इसका डिफरेंस निकालो, क्या आया? 12। 12 सही है। तेरे को डिफरेंस एपी में दिख रहा है क्या? डिफरेंस किस में दिख रहा है? एपी में। इसका मतलब है कि जो ये सीक्वेंस है उसमें तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसके डिफरेंस सीक्वेंस में एक पैटर्न है और वो पैटर्न एपी का है। मैं क्या बोला, अपनी बात रिपीट कर दूं कि जो सीक्वेंस दिया है उसमें मजा नहीं है, लेकिन जो इसका डिफरेंस वाला सीक्वेंस है उसमें बहुत मजा है, दैट इज एपी। तो मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ डिफरेंस से टैकल करना। अब टैकल करना कैसे है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को लिखिए। आप सम ऑफ एन टर्म निकाल रहे हो, एस एन लिख दिया, एस ही लिख दो, कितना टेंशन लेके चलेंगे।
अरे भाई एस एन ही लिख देते हैं, एस लिख देते हैं सिंपल। और क्या लिखा? 5, जो सीरीज है वो लिख दिया। 11 प्लस, प्लस के बाद 19, उसके बाद 29, उसके बाद 41। अभी देखते रहिए, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड दूंगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन, ये मैं nth टर्म तक जा रहा हूं बच्चों। कहां तक जा रहा हूं? nth टर्म तक। सम ऑफ n टर्म, पहला टर्म से लेकर nth टर्म तक। nth टर्म मुझे पता नहीं है, मतलब भी नहीं है, बस मैंने छोड़ दिया। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। मैं इसी सीरीज को दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है ना कि जब भी सीरीज को दोबारा लिखते हैं तो एक स्टेप आगे से लिखते हैं, एक स्टेप आगे से। तो इसको इसके नीचे वैकेंट छोड़ा और यहां से शुरू किया। 5, 11, 19, 29 एंड डॉट 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 डॉट। ये जो टीएन है इसके नीचे पता नहीं, लेकिन ये टीएन एक स्टेप आगे चला जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा ये 0 हो जाएगा, 0। 5 में से 0 गया, ये 5 हुआ। देखते रहना, ये 6 बना, 8 बना, 10 बना, 12 बना, डॉट 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 डॉट। इसमें से कुछ जाएगा, पता नहीं, कुछ आएगा जरूर, छोड़ दिया ऐसे ही। और टीएन के ऊपर कुछ नहीं है तो माइनस टीएन बन गया। ठीक है, अब सुन, 5 को एक्सक्लूड कर, 5 को हटा दे और इस ब्रैकेट को पूरा फोकस कर, तो ये ब्रैकेट तेरे को मस्त एपी नजर आएगा। मस्त एपी आया? कोई कंफ्यूजन? समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेट में गैस, कब्ज, सर में दर्द, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई। मेरे को यह पता है कि ये एपी में एक सीरीज चल रहा है और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह कितने टर्म का सम है। तो इस ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने टर्म हैं, यह जानने के लिए मुझे यहां आने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? तो 6 कहां से मिला है? यहां से। 6 यहां से मिला है, यहां से। और जो लास्ट है इसका, वो कहां मिला है? वो यहां मिला। मिला? अरे देखो ना, ये लास्ट वाला मिला यहां। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने टर्म हुए? तो मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल n टर्म है। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म हो गए? n-1। इसका मतलब एपी है n-1 टर्म्स की। कितने टर्म्स की बाबू? n-। तो भाई अब इसको इधर लेके आ तो तेरा tn मिला, tn मिल गया। एंड दिस इज 5 प्लस n-1/2। एपी में n टर्म का सम, n टर्म का सम n/2। 2a 12, n-1 सही है। कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। नाउ व्हाट इज tn? दैट इज 5 प्लस n-1/2 and this is 2n और 12 minus 4 that is 8। सही है। सो व्हाट इज tn? तो 2 कैंसिल कर देगा तो ये बचेगा n+4। n+4 इंटू n-1 तो दैट इज n² और 4n और माइनस n 3n और 4 - 1 -4 + 5 दिस इज 1। दिस इज tn। क्या मिला हमें? tn। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीरीज का 20th टर्म क्या होगा वो बताओ।
तो मैं इस सीरीज का nth टर्म कैलकुलेट कर लूंगा और जो nth टर्म आया उसमें n के जगह 20 पुट कर दूंगा, 20 टर्म मिल जाएगा। पहला टर्म क्या होगा, तो n की जगह 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म इज 5। सेकेंड टर्म क्या होगा, n की जगह 2 पुट कर लो, दिस इज योर 11। क्लियर है? अब मेरे को यह पता चल गया कि मैं इस सीरीज का nth टर्म कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मेरे को सम ऑफ n टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ n टर्म, अरे भाई 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 भाई, सम ऑफ n टर्म निकालने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ नाउ यहां समझे, नाउ नाउ सम ऑफ n टर्म, दिस इज सिग्मा tn। इसका मतलब ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब सुन, n की वैल्यू अपनी ले लेना 1 से n तक, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 3n, तो 3 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी, n, अरे बढ़ाए थे सिग्मा k, सिग्मा k। ऐसे समझो ना कि 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार, कितनी बार, तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे सिग्मा 1 बताया था ना, सिग्मा k, अबे हाँ ना बोल यार, तो सिग्मा k मतलब k n, तो सिग्मा n स्क्वायर दैट इज व्हाट, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3 n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। अब 20 टर्म निकालना था, n की जगह 20 पुट कर देना, पुट n इक्वल टू 20 एंड रेडी योर आंसर, है ना? ठीक है, तो सोचो कितना कैलकुलेशन पीस चाहिए, आ जाएगा, है ना? पर डे यदि आप क्वेश्चन 2 घंटा घर पे डेली मैथ सॉल्व करते हो, मॉड्यूल के 4 क्वेश्चन कम बने, बट मेरे कॉपी के क्वेश्चन 4 बार ज्यादा बनने चाहिए। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल है तुम्हारा, यू आर पेइंग फॉर दैट, यस। एंड लास्ट में PYQ वर्कबुक आपको मिल ही जाएगा, इतने पे ही काम करना। जब कोई राइटर बुक लिखता है भाई साहब, तो 2 राइटर मैक्सिमम, बट जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन मॉड्यूल और सीट बनाती है, तो उसमें बहुत सारे HOD मिले हुए रहते हैं ना, तो पहले आप वो फिनिश करिए, उसके बाद PYQ, है ना? और PYQ जब फिनिश हो जाए तो आती है ब्लैक बुक, दैट इज अ रिवीजन बुक। ठीक है, वो एक रिवीजन बुक है ना? आप ये सोचिए कि पहले हम वही बनाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज का एक सीढ़ी है, पहले आप इस पे कमांड करिए, फिर PYQ सॉल्व करिए, PYQ आपको उसी में मिल जाएंगे। मैथ का खात्मा नहीं है ना, सिलेबस का खात्मा है, पैटर्न का खात्मा है। पैटर्न एक फिनिश हो जाती है एक जगह पे आके, मैथ थोड़ी फिनिश होती। तो मैं IT का प्रिपरेशन करा रहा हूं, मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन नहीं करना। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखना बाप छोटू, है ना? बच्चों थोड़ा फास्ट लिखो।
ठीक है। अब रिमार्क्स है ना, शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अब मैथ में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है ना। कुछ लोग पूछे कि सर मैथ में कोई शॉर्टकट बताइए, तो फिर जीवन भर शॉर्टकट ही रहता है। आईआईटी शॉर्टकट नहीं है। मेडिकल का प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे हैं शॉर्टकट। चले, चले। ठीक है, हो गया डन। सुनना, मान लो तुम्हारे पास कोई सीरीज दे रखा है और मेरे को पकड़ में नहीं आ रही है कि सीरीज किस में है, तो तुम मेथड ऑफ डिफरेंस एक बार सोच लो। तो यदि तुमने फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया, फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, 11 माइनस 5 6, फिर 8, फिर 10, लाइक दैट, फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज एपी, फर्स्ट डिफरेंस इज एपी। फर्स्ट डिफरेंस यदि एपी है किसी सीरीज में, उसका फर्स्ट डिफरेंस एपी मेंटेन करता है, तो आप आंख मुद करके नहीं, आंख खोल करके उस सीरीज का जो nth टर्म होगा आप मान सकते हो। यू कैन अज्यूम कि द nth टर्म विल बी फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। दिस इज योर शॉर्टकट। ठीक है, डायरेक्ट, क्लियर। यदि फर्स्ट डिफरेंस एपी है तो आप इस सीरीज का जो nth टर्म होगा दैट विल बी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। यदि सेकेंड डिफरेंस वो एपी है, सेकेंड डिफरेंस इज एपी। कभी आईआईटी पागल हुआ तो सेकेंड डिफरेंस पे क्वेश्चन यदि सेट कर दे, क्योंकि आजकल जेई मेन पागल ही है, उसको खुद नहीं पता साले को कि हम पूछ क्या रहे हैं, है ना, वो खुद कंफ्यूज रहता है। तो सेकेंड डिफरेंस कहीं पूछ दिया और वो एपी में नजर आएगा, तो जो nth टर्म होगा वो क्यूबिक होगा, क्यूबिक फंक्शन ए एन क्यूब बी एन स्क्वायर सी एन प्लस डी। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटीज न के बराबर है, बट मैथ में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया। बच्चों को तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया, उनको सेकंड डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। तो सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस। पहले आप इनका डिफरेंस बनाए, वो एक सीक्वेंस आया, वो एपी नहीं रहा, फिर उसका डिफरेंस चेक करो, उसका वो एपी में आया, वो सेकंड डिफरेंस हुआ। कैसा, सेकंड। तो nth टर्म इस सीक्वेंस का क्यूबिक फंक्शन होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बनाकर दिखा रहा हूं, है ना। s इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 29 प्लस 41 प्लस, चलते जा रहा। मैंने इसका फर्स्ट डिफरेंस निकाला, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या मिला, 6, फिर क्या मिला 8, फिर क्या मिला 10, फिर क्या मिला 12। ये मेरे को एपी में मिल गया, फर्स्ट डिफरेंस एपी आ गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या आया, एपी। यदि फर्स्ट डिफरेंस एपी नहीं आता, मान लो एपी नहीं आता, तो तुम फिर इसका डिफरेंस निकालो। जैसे इसका निकालो वैसे इसका निकालो, दो 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 डिफरेंस आता। हाँ, समझ में आ गई बात। लेकिन मेरा फर्स्ट डिफरेंस ही एपी आ गया, तो सेकंड डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इस सीरीज का जो nth टर्म होगा, इस सीरीज का मतलब क्वेश्चन का,
द nth टर्म विल बी a n स्क्वायर बी एन प्लस सी। बच्चों को अब एक चीज पता हो गया कि गुरुजी nth टर्म निकालने के लिए a b और c चाहिए। तो a b और c तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन डेवलप करूंगा। तो मैं t1 निकालूंगा, क्योंकि t1 तो मुझे पता है कि वो 5 है, तो t1 की वैल्यू 5 आ गई, और t1 का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। t2 पता है भाई आपको 11 है, तो t2 का मतलब हो गया 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं t3 निकालूंगा, तो t3 कितना भाई 29, तो t3 3 रखो यहां, तो 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 29, थर्ड इक्वेशन। तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो एक वेरिएबल को गायब करो, एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, दो वेरिएबल में लड़ाई होगी। तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो 4a माइनस ए 3a, और 2b माइनस बी बी इक्वल टू 6, फोर्थ इक्वेशन। एक और इक्वेशन डेवलप करो, सी को एलिमिनेट कर दो, तो थर्ड माइनस सेकंड करो, तो 9a माइनस 4a 5 है, दिख रहा बाबू इधर 5 है, 3b माइनस 2b b इक्वल टू कितना 29 माइनस 11 18, फिफ्थ इक्वेशन। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, b कैंसिल हो जाएगा ना सिंपल, तो 2a 5 माइनस 3 2, 2 बराबर 12, 2a बराबर कितना आया 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो ये आ गया 6 हमारा। ठीक है, अब सुनना, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा ना बे। इसके पहले वाले में क्या आई थी 1 आ रहा, इसमें तो 6 आ रहा, कुछ गलत तो नहीं किया ना, एक बार चेक कर लो। t1 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया, t2 मतलब 4a 2b प्लस सी दैट इज 11, और t3 का मतलब हो गया 9a 3b प्लस सी 29, सही है ना। t3 कितना है 19 है, ओहो t3 19 है, मजा ले रहे हो उसमें से बैठ के, पता ना इन्हें गुरुजी परेशान होंगे अपने, अरे मजा लेते हो यार तुम है, लास्ट में बताऊंगा गुरुजी को, पहले परेशान होने दो। हाँ 19, तो t3 की वैल्यू 19 है बच्चों, है ना, ये 29 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 19 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 19 माइनस 5 था ना ये, सॉरी ये 19 माइनस 11 कितना आ जाएगा ये 8 आया, सही है ना। तो 2a बराबर 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अच्छा a 1 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब a और b आ गया, तो c निकाल लो ना भाई, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ना a b, तो 3 और 1 4, तो c की वैल्यू 1 आ गई, आ गई, अरे हाँ ना बोलना। तो nth टर्म कितना आ गया, a का वैल्यू 1 हो गया, तो दिस इज n स्क्वायर, b की वैल्यू 3 हो गई बच्चों, तो 3n, और c की वैल्यू 1, तो ये आ गई 1, देखो पिछले वाला में भी यही आया होगा। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, इफ यू वांट टू अप्लाई देन यू कैन अप्लाई, ठीक है, समझ में आया। देखो ये फॉर्मूला इसलिए दिया कि कभी कभी यदि फ्यूचर में आईआईटी पागल हो जाए, सुन लो, फ्यूचर में आईआईटी पागल हो जाए तो सेकंड डिफरेंस पे क्वेश्चन सेट कर देगा। तो बच्चे क्या करेंगे ना कि पहले लिखा, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक और सीरीज लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो समेशन करने में कहीं ना कहीं वो n n-1 n-2 को गलती कर देंगे, है ना, कहीं ना कहीं n-1 n-2 इस सब को गलती कर देंगे, बाद में कॉल करिए, है ना, गलती कर देंगे, तो प्रॉब्लम, तो गलती, इसमें गलती की संभावना कम है, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो समझ में आया क्या। इसी तरह से अभी जो डिफरेंस है वो एपी बन रहा है, लिखते रहो मेरे को, सुनते रहो, लिखते भी रहो, अभी डिफरेंस एपी बन रहा है, डिफरेंस जीपी भी बन सकता है, अरे डिफरेंस तो कुछ भी बन सकता है, या तो एपी बनेगा या
जीपी बनेगा, क्योंकि हमारा मेन सिलेबस क्या है, एपी और जीपी, और 90% क्वेश्चन ऑफ द जेई इज बेस्ड ऑन एपी एंड जीपी प्रॉपर। ये सब एक्स्ट्रा सीरीज चल रहे हैं, है ना, अदर देन एपी जीपी, दैट इज ए जीपी मेथड ऑफ डिफरेंस। और बहुत जल्द अभी अपन टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट लिखना है ना। ठीक है, जीपी बन रहा होगा फर्स्ट डिफरेंस। चलो बच्चों, अब तसल्ली से समझो, है ना, एकदम आराम से शांतिपूर्वक, फिर लिखना बहुत फास्ट। सुनना, अब समझो, आराम से समझो पहले। आज का वर्क हमने, समझ रहे हैं ना, तो पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड बताता हूं। आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़िए, पढ़ने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, आज जो क्लासरूम में पढ़ा उसको घर पे जाइए, रात में सोने से पहले एक बार अपने से सारे कॉन्सेप्ट को लिखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए बिना सॉल्यूशन देखे हुए। जो बच्चा पर डे का वर्क पर डे फिनिश करता है, उसके ऊपर बर्डन नहीं रहता, कर्ज नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, उसका प्रिपरेशन पूरा हेल्दी तरीके से चलता है। मैं तो इवन ये भी बोलता हूं कि पर डे एक सिनेमा देख करके भी आप आईटी क्रैक कर सकते हो, इतनी समय है 24 आवर में। लेकिन काम क्या है कि स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन दो कम बनाइए, बट आज जो पढ़े हैं ना, आज रात में सोने से पहले कितना फिजिक्स पढ़ा, कितना केमिस्ट्री, कितना मैथमेटिक्स, उसको एक बार अपने से रफ कॉपी पे वॉमिटिंग कर लीजिए, ठीक है। और सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद, पहले कैसे, सुबह उठने के बाद एक बार उसको देख लीजिए। दैट्स इट, सिंपल। इतना आप करिए ना, 5 दिन 10 दिन के बाद आप में डेवलपमेंट नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, 2 महीना 3 महीने के बाद तो बोलना, ठीक है। ये समझो, क्योंकि सिंपल तो पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, हेल्दी पढ़ाई कर रहे हो, तो इधर हो। ऐसा नहीं कि बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सुनिए, और मैं कुछ छोड़ता नहीं, ठीक है ना। अभी तो आप पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे से। यहां देखो, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आता हूं, ठीक है। पैटर्न मैंने बता दिया कैसे काम करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना, डॉट 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 डॉट। यदि मेरा फर्स्ट डिफरेंस जीपी है, इसके पहले एपी था, अभी क्या है, जीपी,
तो बेटा याद रखो कि जो nth टर्म होगा डायरेक्ट मान लेना a r की पावर n प्लस b, डायरेक्ट nth टर्म मान लेनी। ये रिजल्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रिजल्ट कैसे आया है, जिसने भी निकाला है मेथड ऑफ डिफरेंस से ही निकाला। ठीक है, मतलब सीरीज को लिखा होगा, अगेन इस सीरीज को लिखा एक स्टेप आगे से, डिफरेंस ऑटोमेटिक जीपी बन गया, निकाल लिया nth टर्म। कौन सी बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं याद रखूंगा। फिर मैं वही बात बोलूं कि जब भी कोई फॉर्मूला डेवलप होता है तो बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो किसको डिनोट करते हैं। तो एन का मतलब तो समझ रहे हो, जिस टर्म की बात हो रही है वही एन है। ए और बी अननोन है, निकालने होंगे। आर क्या है गुरुजी, तो आर कॉमन रेशियो है जीपी का। जो जीपी बना ना, इस जीपी की कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो ऑफ फॉर्म्ड जीपी, जो जीपी फॉर्म्ड हुआ उस जीपी की कॉमन रेशियो है। क्लियर? अब सुनना, यदि सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस जीपी नहीं आया, हो सकता है कि सेकेंड डिफरेंस जीपी आ जाए। आप समझ रहे हो, सेकेंड डिफरेंस आपका जीपी मिल जाए। यदि सेकेंड डिफरेंस जीपी होगा तो जो nth टर्म होगा बच्चों वो a r की पावर n, ये वाला सेम, प्लस इसमें b था तो अब bn हो जाएगा, और प्लस c। ठीक है, दिस इज योर nth टर्म। ये मार्वेलस रिजल्ट मैंने आपको दे दिया। फ्यूचर में इस पॉइंट पे कभी भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, है ना। एस 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31, देखना रे छोटू, इन्हें की गलती हो जाए तो बाद में बताइयो, थोड़ा मजा ले लेते हैं गुरुजी का। 31 85, डिफरेंस पे आ भाई, फर्स्ट डिफरेंस आ, बोल 4, फिर बोल 6, अरे बोलो भाई, 2 आया ना भाई, वही तो बोल रहे हैं कि बोलो। फर्स्ट डिफरेंस 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54। सही है? क्या लग रहा है, जीपी है कि नहीं, एकदम मस्त वाला जीपी। कॉमन रेशियो कितनी है इसकी, 3। अरे फर्स्ट डिफरेंस जीपी बन गया, कॉमन रेशियो 3 है, तो मेरे को पता है ना कि nth टर्म क्या होगी, a r की पावर n प्लस b, मीन्स योर nth टर्म इज a इंटू 3 की पावर n प्लस b, r इज 3, दिस इज योर nth टर्म। nth टर्म आ गया तो अब सब आएगा, लेकिन पहले a और b निकालना है। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स 3 की पावर 1, 3a प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, व्हाट इज सेकेंड टर्म, n की वैल्यू 2 रखो तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 7। ठीक है, 9 माइनस 3 6a, 6a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू, नाउ व्हाट इज b, 3 3 कट गया, a की वैल्यू 1/3 यहां पुट करो तो 1 4। ठीक है, तो व्हाट इज nth टर्म, पुट a इक्वल टू 1/3, 1/3 रखने से इट बिकम्स 3 की पावर n माइनस 1, और प्लस b मतलब 4। नाउ व्हाट इज sn, sn मीन्स योर सिग्मा tn, फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, समझ में आ रही है बात। नाउ सिग्मा tn मतलब दिस वन, तो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस सिग्मा 4। ठीक है, अब सुन, समझना, सुनना, इधर दिखाई दे रहा, 3 की पावर n माइनस 1। अब इस सिग्मा को थोड़ा ओपन कर लो, सिग्मा को ओपन कर लो ताकि सीरीज पता चले। हालांकि पता चल चुका है कि जीपी है,
लेकिन डोंट बी ओवर स्मार्ट, थोड़ा ओपन करो इसको। जब तुम इसको ओपन करोगे तो एन की वैल्यू शुरू कहां से करोगे, 1 से। तो 1 रखने से 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर 0 1। एन का वैल्यू 2 लो, तो 2 माइनस 1 1, 3 स्क्वायर, समझ रहे हो, मस्त जीपी आ रहा है। और लास्ट में एन रखेंगे, एन, तो 3 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। और प्लस 4 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 से n का मतलब n टर्म्स, n बार 4 ऐड होगा, कितना देगा 4n। क्या तेरे को समझ में आ रहा है कि ये जीपी है कितने टर्म का। अरे भाई सिग्मा में n 1 से n तक है, टोटल n टर्म्स है, तो यहां क्या बदल थोड़ी जाएगा। अरे अरे सिग्मा में टोटल कितने टर्म है, n टर्म, तो यहां थोड़ी बदल जाएगा, यहां भी टोटल n टर्म्स ही है। तो जीपी में n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए लिख लिख दिया गुरुजी, 1 लिख, आर लिख, नंबर ऑफ टर्म खोपड़ी पे चढ़ा, बाई 1 माइनस आर, हो गया, प्लस 4n। तो एस एन कितना आया बंदा, माइनस आया ना, माइनस को अंदर शिफ्ट कर, तो 3 की पावर n माइनस 1/2 प्लस 4n। मेरे को क्या चाहिए भाई, एस 100, तो 3 की पावर 100 माइनस 1/2 प्लस 400। अब 3 का पावर 100 कैलकुलेट करने मत लग जाना, है ना, मैं तो पता चला उतने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना लोगे। हाँ चलो, समझ में आ गई बात। तो बार बार रिवीजन करिए, है ना। होमवर्क बना रहे हो ना जी सब, आंख में धूल नहीं ना झोंक रहे हो मेरे। मैं तो एक ही दिन कॉपी चेक करूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा, मैं बता रहा हूं। आदमी आधा खोपड़ी का हूं मैं। पर डे मैथ में 20 क्वेश्चन बनाना है, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन नया हो, उतना बनाना है फिर सोना है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ करिए, है ना, जितना बोले उतना करिए। आज बोले डांस करना है घर पे 2 घंटा, तो बस वही करिए, है ना, उसके अलावा कुछ मत करिए करिए, है ना। जो गुरु बोलता है बस वो करिए। कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं तो चले जाते हैं तेल लेने, हवा खा रहे होते हैं। चलें, इधर वाला पार्ट हो गया, कोई बात नहीं। हम कर्सर अभी यहां तक रखेंगे, जब बोलोगे तभी हटाएंगे। हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला। थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। इट इज नॉट इन सिलेबस नाउ, तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा नहीं, बस डेफिनेशन बोल के छोड़ूंगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कहीं आपको हार्म ना कर दे इसीलिए थोड़ा बता देता हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एपी का उल्टा भाई है ये, है ना। एपी सीधा पैदा हुआ था, ये थोड़ा उल्टा पैदा हुआ। हार्मोनिक प्रोग्रेस, ठीक है। बोला कि सीक्वेंस, सीक्वेंस तो समझ रहे हैं, कलेक्शन विथ पैटर्न।
ठीक है, सुनना छोटो। कोई भी सीक्वेंस एचपी में बोला जाएगा, आप पहले समझो, जो छूट गया छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लिख लेना। कोई भी सीक्वेंस एचपी में कब बोला जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब बोलते हैं, एपी में कब बोलते हैं, डिफरेंस को देख करके, जीपी कब बोलते हैं, रेशियो देखने के बाद, ठीक है, एचपी कब बोलेंगे, रेसिप्रोकल देखने के बाद। सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल बना दो, सारे टर्म्स को चेंज कर दो, रेसिप्रोकल बना दो। और ये रेसिप्रोकल यदि एपी में है, रेसिप्रोकल यदि एपी है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी होगा। एग्जाम्पल, ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है ये एचपी है। क्यों, वाई, क्यों एचपी है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3, रेसिप्रोकल 5, रेसिप्रोकल 7, 9 एपी है। बात समझ में आ गई, क्या है बंधु, एपी। रेसिप्रोकल इज इन एपी, दैट्स वाई द गिवन सीक्वेंस इन एचपी। अब एचपी में कोई भी समेशन डिफाइंड नहीं है, आज तक ऐसा कोई गणितज्ञ नहीं हुआ जो एचपी में एन टर्म का सम पता कर ले, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है, कि सीरीज एचपी का चले तो एन टर्म का सम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एचपी में एनथ टर्म का सम, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सीरीज है इस सीरीज का, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां दे देता हूं कि 1/3, 1/5, 1/7 डॉट डॉट डॉट, फाइंड 10th टर्म। कौन सा टर्म छोटू, 10th टर्म। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, एचपी का है, किसका, तो एचपी का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता डायरेक्ट, एचपी का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। हां, एचपी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एचपी को एपी में बदलते हैं। तो क्वेश्चन है एचपी का 10वां टर्म निकालना, 10th टर्म ऑफ एचपी, तुम एपी का 10th टर्म निकालो। तो पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिखो फर्स्ट क्रिएट एपी, पहले एपी क्रिएट करो। तो एपी मतलब 3, 5, 7 चलता जाए, और इसका 10th टर्म निकालो, तो दैट इज ए प्लस 9d, दैट इज 21। सो 10th टर्म ऑफ एचपी, दिस इज द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का 10th टर्म है, मेरे को एचपी का चाहिए, तो 1/21। बात समझ में आई। तो कोई भी क्वेश्चन में यदि एचपी यूज हो रहा है तो उसका सीधा फंडा इतना ही है कि आप पहले क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट कर लीजिए, एपी का पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद एचपी का आंसर दे दीजिए। क्लियर, समझ में आया। आप ऐसा मत करना कि सर इसका 100 टर्म का सम निकालना है तो पहले एपी के 100 टर्म का सम निकाल कर रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसा नहीं। समेशन की बात नहीं हो रही है, टर्म की बात हो रही है। किसकी, इस पूरे चैप्टर में बस यही एक फॉर्मूला है और एक थोड़ा सा हार्मोनिक मीन है। तो समझ, चलिए जल्दी करिए, समझ गए ना। एचपी के किसी भी क्वेश्चन का समेशन छोड़ के आपको आंसर करना है तो पहले आप एपी का आंसर कर लो, फिर आप एचपी का आंसर करना।
ठीक है, नोट में लिखेंगे सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B is 2AB upon A plus B. 2AB upon A plus B. Single harmonic mean between A and B is 2AB upon A plus B. सिंगल हार्मोनिक मीन है ना, कैसे निकलेगा? हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? चलो देखो अब इधर, जो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी 10 मिनट वेट करिए, है ना। जो कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन का है वही ज्योमेट्रिक मीन का, वही हार्मोनिक मीन का। तो मेरे को सिंगल हार्मोनिक मीन चाहिए ए और बी के बीच में, तो दैट इज ए एंड दिस इज बी, इसके बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन, दैट इज सी। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एचपी होगा। क्या होगा छोटू? एचपी होगा। तो सी जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा, है। सी क्या हो गया? हार्मोनिक मीन। मीन मतलब बीच वाले, बीच वाले को मीन बोलते हैं। पूरा सीक्वेंस एपी में है तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन, पूरा सीक्वेंस जीपी में है तो बीच का मसाला ज्योमेट्रिक मीन, पूरा सीक्वेंस एचपी में है तो बीच का मसाला हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि मुझे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें? हार्मोनिक मीन का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट हार्मोनिक मीन मींस सेकेंड टर्म ऑफ एचपी। व्हाट? सेकेंड टर्म ऑफ एचपी। तो एचपी का आपको 10th टर्म कैलकुलेट करना था, तो जैसे किया उसी बेसिस पे इसका सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लो। नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? कैसे? तो 1/A 1/C 1/B एपी होगा, एपी होगा। ठीक है, अब जब ये एपी हो गया तो डिफरेंस तो मेंटेन होगा, 1/C माइनस 1/A इक्वल टू 1/B माइनस 1/C। इसका मतलब 1/C 2/C, इसको इधर लो, इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। तो देखो ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो C निकल जाएगा, 2AB बाई A प्लस B। ठीक है, 2AB बाई A प्लस B। समझ में आया? चलिए जल्दी लिखिए थोड़ा, कुछ नोट बताने हैं, क्लास ओवर करूंगा, है ना। और कल लास्ट लेक्चर ऑफ द सीक्वेंस सीरीज, है ना। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, है ना, तो कुछ है नहीं। छोटा हो जाओ। और नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम। रिलेशन बिटवीन एएम अर्थमेटिक मीन, जीएम एंड हार्मोनिक मीन एचएम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम।
चले, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। सुनना, फर्स्ट पॉइंट, if A and B are two positive term, then its what है, इसका अर्थमेटिक मीन दैट इज A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, इन दो नंबर का जो एवरेज होगा, दो पॉजिटिव नंबर, इसीलिए एवरेज की बात हो रही है, A प्लस B बाई 2। पॉजिटिव पे फोकस करिएगा बच्चे, इसी पे फोकस नहीं करते। ज्योमेट्रिक एवरेज जो होता है वो रूट अंडर ए बी, और हार्मोनिक एवरेज इज 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, ये दो नंबर की बात चल रही है। तो बोला रिलेशन क्या है, तो रिलेशन पहला आता है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, या इक्वल भी हो सकता। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता, इक्वल भी हो सकता, और ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। फर्स्ट रिलेशन तो ये आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिलेशन, ये इसमें एक नोट है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। इक्वालिटी होल्ड्स इफ ए बराबर बी, दोनों नंबर सेम है, ए और बी इक्वल है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब हो गया कि एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। जब मैं आपको इनइक्वालिटी का क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बोला था कि 6 ग्रेटर इक्वल टू 4 में दो सेंस है, ये सही लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है बट बच्चों को परेशान कर देता। इसका मतलब है कि 6 4 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 4 के इक्वल भी होना चाहिए। या तो 6 4 से बड़ा हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 4 के इक्वल हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 4 से बड़ा, तो ये लिखना सही है। ये तो सही है ही, ये सही है, ये भी सही है। 4 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये सही है। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, या इक्वल भी है। तो बोला इक्वल तब होगा जब ए और बी बराबर होगा, नंबर सेम होगा। देख लो ना, ए और बी को इक्वल कर लो, तो ए प्लस ए बाई 2, ए इंटू ए अंडर रूट ए इक्वल आ गया। यहां भी पुट कर लो, 2A स्क्वायर बाई 2A ए। ठीक है, अर्थमेटिक, कोई पूछे कि क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं, यदि मैं ऐसा लिखूं कि एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम, ये सही है कि नहीं, आंसर इज यस। अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आप सुनना, कहोगे सर ये आया कैसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एम माइनस जीएम कैलकुलेट कर लो। तो एम माइनस जीएम का मतलब हो गया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, कैलकुलस में यूज होता है। जहां डीवाई बाई डी एक्स से क्वेश्चन लेंदी तरीके से बनते हैं, वहां ये बहुत बेजोड़ काम करता है। रेंज वगैरह के प्रॉब्लम में जहां रेंज निकालना, ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हो जाए, जितना बढ़िया ये काम करेगा उतना बढ़िया कैलकुलस भी काम नहीं करता। एम माइनस जीएम निकाल लो, एम का मतलब ए प्लस बी बाई 2 माइनस जीएम का मतलब रूट ए बी। अब बच्चों ये हो गया ना, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ए बी बाई 2। जैसे ही मैं ये देखता हूं ना, दो देखने के बाद मैं पागल हो जाता हूं, बिल्कुल पागल। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मन करता, परफेक्ट स्क्वायर, देखो ना ये परफेक्ट स्क्वायर बाई 2। सबको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होगा, हमेशा होगा 0 से बड़ा, या 0 के इक्वल होगा।
इसका मतलब एम माइनस जीएम हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो एम तो बड़ा हो गया ना जीएम से। लेकिन इक्वल कब होगा? एम इक्वल टू जीएम होने का मतलब ये रिजल्ट जीरो होगा। अब ये जीरो कब होगा? जब मटेरियल जीरो होगा। अब ये जीरो कब होगा? जब ए और बी इक्वल होगा। ठीक है। दूसरा जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि जी का स्क्वायर बराबर ए इंटू एच, मतलब ज्योमेट्रिक मीन की स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है। तो दो रिलेशन आपको याद रखना है कि एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम एंड द जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तुम जी का स्क्वायर निकाल लो और ए इंटू एच करके देखो, ए इंटू एच जी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, कम ऑन राइट डाउन, बस 2 मिनट और लूंगा, इसको लिखिए जल्दी से, है ना। उसी तरीके से आप जीएम माइनस एच एम कर लो तो जीएम बड़ा दिखेगा एच एम से, तो तीनों में एक रिलेशन आ जाएगी कि एम सबसे बड़ा, आफ्टर दैट जीएम, आफ्टर दैट एच एम। ये इक्वालिटी होल्ड का मतलब समझ में आया ना तुम्हें? मतलब ये हमेशा लिख सकते हैं, ये ऑलवेज वैलिड है, लेकिन ऐसा लिखना तभी वैलिड होगा जब एम जीएम के बराबर ही हो रहा होगा। जैसे यहां समझो, जैसे 6 ग्रेटर इक्वल टू 4 हमेशा लिख सकते हैं, ऑलवेज ट्रू है, लेकिन 6 इक्वल टू 4 कब लिखेंगे? जब 6 6 के इक्वल होगा। तो जब ये लिखना हो, सिर्फ ये लिखना हो, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ये हमेशा लिखा जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? सेकंड पॉइंट है ना, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर n positive numbers, then its first arithmetic mean a1 plus a2 plus a3 plus dot dot an by n. Second, geometric mean a1 a2 a3 an product whole power 1 by n. Harmonic mean n by 1 by a1 1 by a2 1 by a3 डॉट डॉट 1 by a। ठीक, सुनना बच्चों, पहला वाला जो रिजल्ट था वो 2 पॉजिटिव नंबर के लिए था। पहला जो रिजल्ट आया, सुनो सुनो, फर्स्ट जो रिजल्ट आया वो 2 पॉजिटिव नंबर के लिए था। कितना? 2 पॉजिटिव नंबर। ये 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज, दिस इज ज्योमेट्रिक एवरेज एंड दिस इज हार्मोनिक एवरेज मीन। ठीक है, 2 से ज्यादा नंबर का। अब यहां भी ये रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन को लिखिए ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, लिखिए ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये आप लिखिए, ऑलवेज ऑलवेज लिखिए। बट एम बराबर
AM equal to GM equal to HM, I can write if and only if numbers are equal. Numbers are equal. सारे नंबर सेम होने चाहिए. बात समझ में आ गई? क्लियर है? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए जी स्क्वायर इक्वल टू एच नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है. जी स्क्वायर इक्वल टू एच इज वैलिड ओनली फॉर टू पॉजिटिव नंबर. क्लियर? फॉर थ्री नंबर्स या मोर देन थ्री नंबर्स द रिजल्ट जी स्क्वायर इक्वल टू एच इज नॉट वैलिड. Are you getting? This is the proper concept of AM, GM and HM. Thank you. बोलो. पूरा होमवर्क क्या रहेगा पता है ना? क्या? एक्सरसाइज 1 टोटल जेई मेन इज योर कंप्लीट होमवर्क. चेक